और अवामी हलकों में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि भारत अपने असासों के छिन जाने के बाद अब बांग्लादेश को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का हमेशा से एक पैटर्न रहा है, जो उसने पाकिस्तान में ट्राई किया, जो उसने जितने भी पड़ोसी ममालिक है वहां पर अप्लाई करने की कोशिश की। अब ये जो नौजवान उभरते हुए लीडर्स थे, इनको खत्म करके क्या एजेंडा अचीव करना चाहता है भारत? जब तक हसीना वाजिद की हुकूमत थी वहाँ पर एक तरह से वो एक बांग्लादेश जो था वो इंडिया की एक तो फैली रियासत बन गया। बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़ी गई जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ थी, पाकिस्तान की आवाम और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ थी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश का मार्दे वजूद आया। उन्होंने जो अपना उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, उसके नतीजे में जो हजीमत और जो शिकस्त की जिल्लत उठाना पड़ी इंडिया को, उसके बाद पाकिस्तान ने जहां पूरी दुनिया में ग्लोबल एक स्टेज पर अपना किरदार बनवाया, वहीं इंडिया जो है वो अकेला आइसोलेटेड होता नजर आ रहा है। मोदी जो है वो अब दुनिया में कोई अहमियत रखने वाला लीडर नहीं रहा। इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई जंग छेड़ता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर इसको हमेशा के लिए इंडिया के कई टुकड़े भी हों और इंडिया को एक ऐसा सबक सिखाया जाए जिसके बाद तारीख जो है वो मोदी को इंडिया के गोरबाचोव के तौर पर याद करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, बांग्लादेश में अवामी इनकलाब के बाद जहां नई क़यादत उभर रही है, वहीं पुरतशद्दुद हमलों का एक ना रुकने वाला सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एनसीपी के रहनुमा मोहम्मद मुतलिक पर हालिया कातिलाना हमला और उससे कबल नौजवान लीडर शरीफ उस्मान हादी का कत्ल महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश मालूम होती है। और अवामी हलकों में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि भारत अपने असासों के छिन जाने के बाद अब बांग्लादेश को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। खलना में मोहम्मद मुतलिब पर होने वाला हमला उस वक्त हुआ जब बांग्लादेश अपनी खुद मुख्तारी की नई राहें मुतय्यन कर रहा है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि भारत नवाज हुकूमत के खात्मे के बाद से बांग्लादेश की नई मुहिब्बे वतन क़यादत को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मोहम्मद मुतलिब का ताल्लुक उस तंजीम से है जो मुल्क में भारतीय मुदाखलत के खिलाफ सख्त मौकफ रखती है और उन पर हमला करने वाली कुव्वतों के लिए खुला पैगाम है जो बांग्लादेश को दिल्ली के ज़ेर असर देखना चाहते हैं। तारीख गवाह है कि जब भी भारत का असर और रसूख कम हुआ, वहां नामालूम मुसल्लह अफराद सरगर्म हो गए। शरीफ उस्मान हादी के कत्ल के बाद पैदा होने वाली कशीदगी का फायदा बराह रास्त उन कुव्वतों को पहुंच रहा है जो बांग्लादेश में जमहूरियत के बजाय अनारकी फैलाना चाहती है, ताकि आलमी बरादरी को यह तासुर दिया जा सके कि बांग्लादेश अपनी हिफाजत खुद करने के काबिल नहीं है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, तमाम मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू। सर, आज का जो सवाल है वो बहुत से और सवालों को भी जन्म देता है कि इस वक्त जो बांग्लादेश और भारत के दरमियान हम टेंशन देख रहे हैं, हालात खराब होते हुए देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। भारत इस वक्त क्या प्लान लेके बैठा है, क्या स्क्रिप्ट है जिस पर वो चलने की कोशिश कर रहा है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का हमेशा से एक पैटर्न रहा है, जो उसने पाकिस्तान में ट्राई किया, जो उसने जितने भी पड़ोसी ममालिक है वहां पर अप्लाई करने की कोशिश की। अब ये जो नौजवान उभरते हुए लीडर्स थे, इनको खत्म करके क्या एजेंडा अचीव करना चाहता है भारत? बहुत शुक्रिया सलमा। देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है कि जब तक हसीना वाजिद की हुकूमत थी वहाँ पर एक तरह से वो एक बांग्लादेश जो था वो इंडिया की एक तो फैली रियासत बन गया था और इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रोल और असर रसूख की वजह से वहाँ पर कोई भी इकदाम या कोई भी चीज़ जो है वो इंडियन मर्जी के बगैर नहीं हो रही थी, और जिसका नतीजा ये था कि बांग्लादेश की यूथ ने एक बहुत बड़ा रिएक्शन दिया, एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया, और उस रिएक्शन के नतीजे में अब लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि भारत के मशहूर पार्लियामेंटेरियन शशि थरूर ने लिखी है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि जी आज बांग्लादेश वहां खड़ा है जहां बांग्लादेश की नई नौजवान नस्ल ये समझती है कि इंडिया ने जो मुक्ति बाहिनी के वक्त 1971 में इंडिया बांग्लादेश की मदद के नाम के ऊपर जो सारी तहरीक को सपोर्ट किया, दरअसल वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसके अंदर भी इंडिया ने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और बांग्लादेश के लिए मजीद मुश्किलात पैदा की। और इसी तरह बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़ी गई जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ थी, पाकिस्तान की आवाम और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ थी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश का मार्ज़े वजूद आया। आज जो सूरत हाल है वहां पर हमने देखा कि बड़ी वाज़ेह सूरत हाल चेंज हुई। जो पिछले 10 साल से शाइनिंग इंडिया था 2014 से लेकर, वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कह लें या उन्होंने जो अपना उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, उसके नतीजे में जो हजीमत और जो शिकस्त की जिल्लत उठाना पड़ी इंडिया को,
उसके बाद पाकिस्तान ने जहां पूरी दुनिया में ग्लोबल एक स्टेज पर अपना किरदार मनवाया, वहीं इंडिया जो है वो अकेला आइसोलेटेड होता नजर आ रहा है। हम्म। चाहे वो G8 हो, चाहे वो दूसरी जगह हो। मोदी जो है वो अब दुनिया में कोई अहमियत रखने वाला लीडर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स के तौर पे सामने आ रहा है जो एक नाकाबिले एतबार शख्स है, जिसकी जो एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंदाना हिंदू आइडियोलॉजी है वो दुनिया के अमन को खतरा डाल रही है। और सबसे बढ़कर ये कि जो खित्ते के ममालिक और हमसाया ममालिक हैं, उनके अंदर बेजा मुदाखलत, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ये सब कुछ करके दरअसल इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। और इसी चीज को हम बांग्लादेश के तनाजर में देखते हैं। बांग्लादेश के तनाजर में अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि जहां चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनस जो है वो फरवरी मार्च में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, वहीं पर उनको ये नजर आ रहा है एक पोल के मुताबिक 85% से ज्यादा लोग जो हैं वो हर हालत में एंटी हसीना वाजिद, यानी किसी भी हालत में उसको वोट नहीं करना चाहते। जबकि खालदा जिया के बेटे इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, ये जो स्टूडेंट लीडर्स हैं ये इलेक्शन लड़ने का हिस्सा है, उस्मान हादी इलेक्शन लड़ रहे थे। ये तमाम जो है इसका नतीजा जो इंडिया को वाजे नजर आ रहा है वो ये है कि इंडिया के हाथ से मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश की वो जो उसने एक हेजमनी कायम की थी वो खत्म हो गई है। इंडिया के अंदर ये अब बात हो रही है कि क्या बांग्लादेश, मजबूत बांग्लादेश जो है वो इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, उस ईस्ट वेस्टर्न बॉर्डर है, उसको कितना गैर महफूज कर देगा और पाकिस्तान को कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर इंडिया कोई शरारत करता है तो इंडिया के 3 हमसाया मुल्क खुलकर पाकिस्तान का साथ देंगे, उसके अंदर बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान खुद। तो ये सूरत हाल जो है ये इंडिया को वारे में नहीं है। इंडिया इसीलिए वहां पर बदअमनी चाहता है, इंडिया चाहता है कि वहां पर इलेक्शन डिले हो जाए, इंडिया चाहता है वहां कोई फसादात फूट पड़े, इंडिया चाहता है वहां कोई ऐसे ग्रुप्स कायम हो जाए, प्रॉक्सी ग्रुप्स कायम हो जाए जो कि मुतशद्दद हों और कुछ ऐसी राय आमा हो कि जी शायद हसीना वाजिद की भी वहां पर अब कोई स्ट्रेंथ बन रही है। तो सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूं कि इंडिया को भरपूर शिकस्त हो रही है। लेकिन वहीं पर बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक को, हम जो पूरी दुनिया को बताते आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर दहशतगर्दी भी करता है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। वही खतरा आज बांग्लादेश को भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर एक तरफ पूरी दुनिया जानती है कि सिख जितने भी दुनिया में जहां जहां पर भी मौजूद हैं वो महफूज नहीं है बिल्कुल। इंडियन से या जो आरएसएस का माइंड सेट है उससे, इसी तरह अगर बांग्लादेश में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है कि वहां पर जितने भी यंग मुस्लिम लीडर्स हैं उनको कत्ल किया जा रहा है या उन पे कातलाना हमले किए जा रहे हैं, तो इस सारे पैटर्न को देखते हुए क्या आलमी सतह पर कोई तंजीम, कोई इदारा, आलमी अदालत इंसाफ को ले लें आप, क्या कोई इंडिया के खिलाफ कोई सैंक्शंस लगा सकता है, कोई पाबंदियां लगा सकता है या इंडिया को पाबंद कर सकता है कि ये सब कुछ खत्म होना चाहिए किसी भी मुल्क की, किसी भी खत्ते में इस कदर इजारादारी कह लें या खत्ते का अमन खराब करने की कोशिश कह लें? कैसे पॉसिबल है कि एक मुल्क की तरफ से ये सिलसिला चलता रहे और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहे? जी सलमा, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हम जानते हैं कि जिस तरह उन्होंने कनाडा के अंदर उस सिख लीडर का, खालिस्तान के लीडर नजाद का कत्ल किया गया, उसके बाद पन्नू सिंह को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका के अंदर 2-3 लीडरशिप पे कातलाना हमले हुए, इसके बाद खुद गल्फ जो था गार्डियन की, जो इंडिया ब्रिटिश अखबार गार्डियन है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक 24 के करीब टारगेट असैसिनेशन जो है अक्रॉस द वर्ल्ड इंडियन रॉ ने की हैं। बिल्कुल ये तमाम बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो आज एक दूसरे के माली मफादात के ऊपर कंप्रोमाइज करके बैठी हुई है, एक दूसरे के मुआशी मफादात के ऊपर इतना कंप्रोमाइज हुआ है कि कई जगहों के ऊपर उनके वाजे उनके जंगी जराइम नजर आने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसराइल की मिसाल आपके सामने है, नेतन्याहू के जंगी जराइम साबित हो गए, साउथ अफ्रीका ने केस जीत लिया लेकिन उस पर कोई हाथ नहीं डाला गया। इसी तरह मोदी के कश्मीर के अंदर जंगी जराइम है, खालिस्तान के हवाले से हैं, नागालैंड, मिजोरम और जनाब जितनी भी चिकन नेक की रियासतें हैं वहां पर अलहदगी की तहरीक है। ये सारी चीजें तो हमें नजर आती हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2-3 बार इसके ऊपर बड़ी बात की है, ह्यूमन राइट वॉच ने बात की है।
लेकिन इसके ऊपर अमली तौर पर कुछ होना चाहिए। इसके लिए मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना को खुद कोई अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा एक रेजोल्यूशन पेश करनी होगी। वो कामयाब होती है या नाकाम होती है वो दूसरी बात है, लेकिन एक जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान एक बार फिर रिवायती तौर पर जो डोजियर्स दे रहा है, अब इन डोजियर्स के अंदर हमसाया ममालिक के अंदर दहशत गर्दी को भी शामिल करे, और खसूसी तौर पर बांग्लादेश के हवाले से कि जी एक खुद मुख्तार, मुकम्मल खुद मुख्तार मुल्क है, और उसके अंदर इस तरह की इजारादारी की कोशिश करना जो है वो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी है। सो ये सारी चीजें जो है, ये मेरा ख्याल है कि आज जरूरत इस अमर की है जैसे कि हर हालत में इंडिया को एक्सपोज किया जाए। जितना एक्सपोज किया जाएगा उतना ज्यादा दुनिया को पता चलेगा, और फिर घिनौना किरदार जो है वो मोदी की आरएसएस फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, उसका घिनौना किरदार ज्यादा से ज्यादा सामने आएगा। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब एक किसी भी मुल्क के अंदर मुदाखलत की बात हो गई, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, पाकिस्तान में हो या फिर वो बांग्लादेश में हो। लेकिन इसके अलावा एक और जो हम मामला देखते हैं, अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, तो जो दहशतगर्द होते हैं उनको पनाह भारत में जाके मिलती है। इसी तरह जब बांग्लादेश में कोई कातिल कत्ल कर देता है, चाहे वो उस्मान हादी का कत्ल हो या जैसे मोहम्मद मुतलिब पे हमला हुआ, तो ये कातिल जाकर इंडिया में बना लेते हैं। शेख हसीना वाजिद कितने मुकदमात में जराइम में सजाएं हो गई, उसके बावजूद इंडिया ने पनाह दे रखी है। तो ये जो पनाहें देने का सिलसिला है, ये एक जुर्म को छुपाने के लिए उससे भी बड़ा जुर्म ये है कि आप कातिलों को या जो लोग जो सस्पेक्ट होते हैं उनको भी आप जगह दे देते हैं अपने मुल्क के अंदर। तो वो मुल्क जो जमहूरियत का सबसे बड़ा दावेदार है, जो खित्ते में अमन का दावा करता है, अमन का दाई है सबसे बड़ा, अगर बिल्कुल। वो मुजरिमों को कातिलों को पनाहें देगा, तो क्या खित्ते का अमन बरकरार रह सकेगा? और फिर वो मुल्क जो एटमी कुव्वत भी हो साथ में। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल सलमा, ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा दुनिया को बावर करवाया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की भरपूर कीमत अदा की। उसके मुकाबले में इंडिया ने हमेशा दहशतगर्दी की को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर उससे फायदा उठाया। आज जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है या कातिलों को पनाह दे रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में दहशतगर्दी हो रही हो या अफगानिस्तान के हवाले से, इवन अफगानिस्तान के अंदर भी, और अफगानिस्तान के जरिए भी इंडिया में जो लोग आके ठहरे हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो मतलूब बलोच दहशतगर्द हैं उनको भी इंडिया ने पनाह दी हुई है। इस तरह बर्मा के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ये कोई ये अब पूरी दुनिया के सामने बात बड़ी क्लियर हो रही है कि इंडिया जो है वो एक्सट्रीमिस्ट दहशतगर्दी की ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सपोर्ट करता है, और अपने मुफादात के लिए उनको बतौर प्रॉक्सी यूज करता है। बतौर प्रॉक्सी यूज करने से उसको अपने जो मैं समझता हूँ कि जो जंगी जराइम है या इलीगल मकासिद हैं उसके हसूल के लिए वो ये कोशिश करता है, और उसके अंदर उसको कामयाबी भी होती है, दुनिया को नजर भी आ रहा है। हसीना वाजिद तो चले एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनको आपने पनाह दी, जो भी है वो भी एक जेनेवा कन्वेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनको कन्विक्शन हो गई है, सजा हो गई है, अभी तक क्यों नहीं हवाले किया जा रहा। लेकिन उस्मान हादी के कातलों को जिस तरह वाज़ेह तौर पर वहां पनाह मिली है, फिर उसके बाद अभी भी बहुत सारे जो मतलूब दहशतगर्द हैं या मुजरमान हैं बांग्लादेश के हवाले से, उनको भी पनाह मिल रही है। ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि बड़ी खतरनाक है, और इसके अंदर इनको हर सूरत देखना होगा कि किस तरह आलमी इदारे इसके अंदर इंटरवीन कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन, ह्यूमन राइट्स के इदारे, उनको इसके ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा। सर, इस सारे अनरेस्ट के बाद जितने मुजाहरे हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसमें इंडिया को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट क्या मिल सकता है, सिवाय इसके कि जैसे पहले कभी फैसले दिल्ली में बैठ के हुआ करते थे, उसी तरह हल्की फुल्की इंटरफेरेंस इंडिया की बरकरार है? क्या इससे ज्यादा भी कोई मफाद है इंडिया का या रॉ का? हाँ, देखिए उनका जो मुफाद है, उनका सबसे ज्यादा उनको जो वो मैं कहूंगा कि जो उनको पेट में दर्द उठ रहे हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बतें हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुकूमत की नहीं, अवाम के अंदर भी बहुत कुर्बतें आ गई हैं। अवाम की, हुकूमत की, खेलों की, सब जगह पर वो इंडिया को एक ऐसी शिकस्त है जो इंडिया के लिए हजम होनी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि उसकी थोड़ी बहुत मुदाखलत हो, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जी उसके जो बांग्ला
बांग्लादेश की अफवाज है वो किसी भी हालत में ताकतवर फौज ना बने, बांग्लादेश की एयरफोर्स ताकतवर ना बने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ताकतवर कोई भी हमसाया ममालिक जो है वो इंडिया के लिए खतरा होगा। यही हाल उन्होंने नेपाल का रखा, भूटान का रखा, मालदीव का रखा, श्रीलंका का किया। सो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है खित्ते में जिसने इंडियन इजारादारी या हेजमनी को चैलेंज किया और उसको भरपूर शिकस्त दी। पाकिस्तान के साथ अगर बांग्लादेश मिल जाता है तो इंडिया के लिए खित्ते के अंदर वो जो अपना जो चौधराहट है, इजारादारी है, या वो जो सुपर पावर बनने की बातें करता था, वो उसका ख्वाब जो है वो मिलिया मीट होता है। सो इस सूरत हाल के अंदर खाली मैं नहीं समझता कि इंटरफेरेंस की बात है, ये एक मुकम्मल हेजमनी का छिन जाने का खौफ है। अच्छा, इतने ज्यादा एक मुल्क देखें, तादाद में भी बड़ा है, आवाम भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है, रकबा भी ज्यादा है, इस सबको मैनेज करना, इस कदर गुर्बत है इंडिया के अंदर, अंदरूनी वसाइल इतने हैं, फिर वहां पे अलहदगी पसंद तहरीकें बहुत ज्यादा हैं, कई वहां पे अभी भी आजादी पसंद और अलहदगी पसंद तहरीकें जा रही हैं। सबके बावजूद एट ए टाइम पाकिस्तान के साथ भी कोई ना कोई शरारत इंडिया करता रहता है या वो कोशिश करता रहता है। साथ दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ भी ये सारे मसाइल चल रहे हैं, उस बॉर्डर पे भी अनरेस्ट वो चाहते हैं या क्रिएट कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें मोदी को इसलिए सूट करती हैं कि जो नाकामियां हैं या जो कारकर्दगी छुपाने की कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं पे कोई गुंजाइश मिल सके ताकि लोगों के सामने एक्सपोज ना हो? क्योंकि अगर बॉर्डर इस तरह से गर्म रहेंगे तो सारे लोगों की तवज्जो ज्यादा बॉर्डर पे रहेगी बजाय अंदरूनी मसाइल के। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है कि कोई भी मुल्क अपने अंदरूनी मसाइल को, चीजों को छोड़ के और वो बॉर्डर पे सिर्फ फौजें लगा के बैठा रहे और कहीं पे कत्ल हो रहा है, कहीं पे वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं पे वो पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं, कहीं पे वो शरारतन पानी छोड़ रहे हैं, उनका तो ये सब चलता रहता है। जी, बिल्कुल। सलमा, बुनियादी तौर पर जो मोदी का 2014 से हुकूमत करने का और चुनाव जीतने का पैटर्न है, वो यही रहा है कि उसने पाकिस्तान दुश्मनी को बेचा है, उसने मुसलमानों से नफ़रत को बेचा है, उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी अखंड भारत को बेचा है, उसने राष्ट्रीय सेवक संगत की जो आइडियोलॉजी थी आरएसएस की, उसके नाम के ऊपर सवा अरब के करीब जो इंडियन वोटर्स हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया, इंडियन पब्लिक को। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बुनियादी बात है वो है, मैं बार बार कहता आया हूं कि जो इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है, ये लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। ये हम्म। तारीख उठा के देख लें, जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट की तहरीक है, चाहे हिटलर के दौर से ले जाएं, हिटलर से पीछे आ जाएं, हिटलर के बाद आ जाएं, आप मसोलिनी को देख लें, आप उसके बाद बेशुमार जगह पे देख लें, इवन पाकिस्तान ने भी इस चीज की कीमत चुकाई है। आज दुनिया को ये बात समझ आ गई हुई है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की लाइफ ज्यादा नहीं होती, लेकिन उस आइडियोलॉजी को जो चलाने वाला होता है ना, वो हर हद तक जाना चाहता है। आज मोदी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसकी बदतरीन पॉलिसियों की वजह से खुद इंडिया के अवाम जो है वो कितनी गुर्बत, कितनी मुश्किलात का शिकार है। और इंडिया में भूख नंग कितनी है, खुदकुशियां सबसे ज्यादा हो रही हैं, रेप सबसे ज्यादा हो रहे हैं। उसके बाद जो दौलत की जो तकसीम है वो बदतरीन है, तकाज़े दौलत इंतहा से ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत है। लेकिन इस सब के बावजूद चूंकि उन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाना है, अवाम को कुछ बेचना है, और अवाम को बेचने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी, बांग्लादेश दुश्मनी, चाइना से जंग, चाइना दुश्मनी। ये वो चीजें हैं जिससे वो अंगेज रखते हैं। ये किसी भी फाशिस्ट लीडर के बेसिक टेक्निक्स होती हैं। यही नेतन्याहू की टेक्निक है। नेतन्याहू की पब्लिक पॉपुलैरिटी खत्म हो गई हुई है। नेतन्याहू पे करप्शन चार्जेस साबित हो चुके हुए हैं। नेतन्याहू जिस दिन वजारत उज़्मा से हटे, अगले दिन जेल में जाएंगे। ये सब चीजें, जो अनपॉपुलर लीडर होता है वो जंगों के सहारे, वो वॉर शुरू करके अपने इक़्तिदार को मेंटेन करने की कोशिश करता है। सही। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात आप किस नहज पे जाते हुए देख रहे हैं आइंदा चंद दिनों में? देखिए, आपने देखा ही है कि बांग्लादेश ने भारतीय जो सफ़ीर है उसको भी डिमार्च किया है। बांग्लादेश ने अपना वज़ारत वीज़ा सेक्शन बांग्ला इंडिया में बंद कर दिया है। बांग्लादेश की जानिब से बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि जी उनके मतलूबा मुजरिम उनके हवाले किए जाएँ। इसमें से कोई भी इक़दाम भारत की तरफ से नहीं होगा और उसका नतीजा ये है कि ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। सबसे अहम इम्तिहान जो है वो आइंदा आने वाले इलेक्शन का है। अगर इलेक्शन टाइम पे होते हैं और वो जो गवर्नमेंट बनती है, वो अगेन वही एक्शंस को कैरी ऑन करेगी। हम देख रहे हैं जमात इस्लामी बहुत पॉपुलर जलसे कर रही है, बड़ी जमात बन के सामने आएगी जिसने सबसे ज्यादा सख्तियां और मुश्किलात काटी हसीना वाजिद के दौर में। उनके लीडरान को फांसियां दी गई पाकिस्तान का साथ देने के ऊपर। ये सारी सूरत हाल अगर हम गौर से देखें तो इंडिया और बांग्लादेश मजीद दूर होते नजर आ रहे हैं। बल्कि मैं बार बार कहता हूं कि
एक बात मैं कहता था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ी जाने वाली जंग जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी लड़ी जाएगी, यानी चाइना भी उसमें हिस्सा बनेगा। आज सूरत-ए-हाल ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई जंग छेड़ता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर इसको हमेशा के लिए इंडिया के कई टुकड़े भी हों और इंडिया को एक ऐसा सबक सिखाया जाए जिसके बाद तारीख जो है वो मोदी को इंडिया के गोरबाचोव के तौर पर याद करेगी।